नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछिए अपना सवाल में। दोस्तों, पूछिए अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. श्रोत्रिय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, अनंत जी से, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, अनंत जी बात कर रहे हैं? जी, अनंत बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। ओके मैम। सर, आपका सवाल आया है। हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं उत्तराखंड में? मेरा जो घर है वो देहरादून में, उत्तराखंड में। जी बट मैं जॉब के सिलसिले से पुणे में आया हूँ। जी। तो सर, आप मशरूम के बारे में शायद कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी सर, तो क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैं एक तो मशरूम जो कल्टीवेशन है उसको एज अ स्टार्टअप करना चाह रहा था। जी तो मेरे पास जो लैंड है वो देहरादून में ही है, देहरादून उत्तराखंड में। जी तो मुझे ये सब पूछना था, मतलब जैसे अगर ट्रेनिंग वेनिंग लेनी थी मेरे को, और क्या गवर्नमेंट की क्या प्लान है इसके ऊपर। अच्छा अनंत जी, अभी आप पूना में हैं, जी तो जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, आप पूना में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून आकर के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ भी ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं। पूना में कृषि कॉलेज, कृषि महाविद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज। हाँ, और पूना में ही डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर भी है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो ग्रीन टीवी भी आपकी मदद कर सकता है। आप बताएंगे कि हमारा अगला जी सर, अगर आप मशरूम की खेती के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं तो हम आपके लिए जो है वो सैटरडे और संडे को 12 से 1 हम ग्रीन टीवी पे लगा सकते हैं मशरूम की खेती हमारा एपिसोड। बेसिकली जैसे मैं तो जॉब करता हूँ, तो मैं सैटरडे और संडे को ही फ्री रहता हूँ। तो कोई ऐसा प्रोग्राम है जो केवल सैटरडे संडे सर, हमारा एक स्पेशल शो है जिसमें कि व्यूवर्स चॉइस हम लोग लगाते हैं। तो आपके लिए हम सैटरडे संडे 12 से 1 वो व्यूवर्स चॉइस का हमारा स्लॉट है, तो उसमें हम आपके लिए 12 से 1 लगा सकते हैं मशरूम की खेती का एपिसोड। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुप्रभात जी से, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। सुप्रभात जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर, वेस्ट बंगाल में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक गांव टाइप ही, मतलब शहर के पास में ही है, ये बिष्णुपुर बोलते इलाका है जी। डायमंड हार्बर की रोड में, वहाँ पर। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? एक्चुअली मैं कंप्यूटर लाइन में था, मैं कॉर्पोरेट सर्विस करता था जी। तो मैंने जस्ट छोड़ दिया है। मैं सोचा अपना कुछ सेटअप करूंगा, तो आप लोग के टीवी में मैंने ये गौपालन पे देखा था, काफी सारी सीरीज देखे थे उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग थोड़ा गाइड करें कि मेरे यहाँ के हिसाब से, वेस्ट बंगाल की क्लाइमेट के हिसाब से सबसे बेस्ट गाय कौन सी होगी जिसको मैं लेके यहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ, जिसमें मुझे अच्छी दूध की खपत मिल सके। अच्छा सुप्रभात जी, सबसे पहले तो आपके इस निर्णय को कि आप गौशाला लगाना चाहते हैं उसका स्वागत करते हैं हम। वेस्ट बंगाल में ही जो एक विभाग है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अच्छा, सरकार का, इनका एक फार्म है, कैटल ब्रीडिंग फार्म है, नाडिया में है ये फार्म, और हरिन घाटा पे है। अच्छा। तो यहाँ पर आप देखें कि वो आपको कौन सी ब्रीड दे सकते हैं गाय की। आपको ये निर्णय करना है कि जो हमारी विदेशी गायें हैं उनको लेना है या फिर देशी नस्लें लेना है। विदेशी नस्लों में शायद दूध ज़्यादा होता है,
लेकिन हमारे जलवायु के वो अनुकूल नहीं होती और हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उन पर। जबकि देशी नस्लें हमारे वातावरण के अनुकूल होती है, दूध कम देती है, लेकिन उनके दूध में एक विशेषता है जो हमारी गायें हैं, जिसको हम कहते हैं A2 मिल्क। इनका जो प्रोटीन है वो बहुत लाभकारी है और देशी गाय के दूध की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको निर्णय लेना है, अपने विशेषज्ञ से मिल करके निर्णय लें कि क्या आप लगाना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग बताया, इसका मुझे एड्रेस बताएंगे आप लोग? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये पशुपालन विभाग सरकार का है, उससे संपर्क करें तो इनका जो ब्रीडिंग फार्म है वहाँ पर से आपको गायें उपलब्ध हो सकती है। अच्छा। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी जी। मच। तो दोस्तों इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका हाल ही में सवाल आया है। मैडम, पहले तो मैं ग्रीन टीवी का संपूर्ण आभार हूँ एवं ग्रीन टीवी से मैं प्रेरणा लेके, मेरा जो प्रेरणा की फल है, मेरे गांव में मुझे ग्रीन टीवी से भी जानता है लोग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुधांशु जी से, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, सुधांशु जी बात कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। ग्रीन टीवी को मेरा नमस्कार, साथ में आप जी सर, सभी लोगों की नमस्कार। जी सर, आपका भी सर स्वागत है ग्रीन टीवी में। सर, आपका हाल ही में सवाल आया है। मैडम, पहले तो मैं ग्रीन टीवी का संपूर्ण आभार हूँ एवं ग्रीन टीवी से मैं प्रेरणा लेके, मेरा जो प्रेरणा की फल है, उस फल के बारे में दो चार बातें करने के ग्रीन टीवी के लिए महामूल्यवान मुझे 2 मिनट समय चाहिए। जी सर, जरूर मिलेगा। हम आशा रखते हैं आप लोग जरूर देंगे 2 मिनट। जी सर, जरूर मिलेगा सर। सर, आप वेस्ट बंगाल में कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, मेरा माल तालुका ब्लॉक है। मैं सुधांशु विश्वास, मेरे गांव में मुझे ग्रीन टीवी से भी जानता है लोग। जी मैं हर किसान बंधुओं को घर जा जाके, जिसका पास ग्रीन टीवी नहीं है, उस केबल ऑपरेटर से मैंने खुद टोल फ्री नंबर फोन करके बस सब लोगों के घर में दे दिया। एवं ग्रीन टीवी से हाईटेक टेक्नोलॉजी की जो ग्रीन टीवी में हर टाइम देखता हूँ, ग्रीन टीवी रेडियो, मैं एग्रीकल्चर में हर टाइम मैं देखता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। आप हैं तभी हम लोग हैं। और 2 मिनट। जी ग्रीन टीवी से प्रेरणा लेके हम लोग को पोली हाउस के बारे में हम लोग जाके हॉर्टिकल्चर जाके पोली हाउस हम लोग बनाया। हम लोग पोली हाउस ओपन करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग फूल गोभी जो है कालीफ्लावर की सीड हम लोग कोकोपीट में बोए थे। उस कोकोपीट में बीज वो जमीन कोकोपीट लेवल बराबर वो सूख के मर जाता है जी। इसकी थोड़ा उपाय जानना चाहिए। ग्रीन टीवी को मेरे सारे नमस्कार, मुझे यहाँ ग्रीन टीवी करके बुलाते हैं लोग। जी सुधांशु विश्वास बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जानकारी लेकर के आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं और बड़ी दिलचस्पी से ग्रीन टीवी के कार्यक्रमों को देखते हैं। अब सर एकदम आपका जो मैं तो हम लोग तो छोटे मोटे किसान है, तो दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो ग्रीन टीवी को मैं रात की सारे जितना प्रोग्राम होते हैं हम लोग तो रात 12 बजे से 2 बजे तक मैं देखता हूँ। मैं ट्रैक्टर चला, तो हमारे इधर तो रोपाई का काम और धान रोपाई का सीजन लग गया है, इसीलिए तो दिन रात मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। खुद को भी खेती है। सही बात है, जब भी सुविधा मिले आप प्रोग्राम देखें, लेकिन नींद भी पूरी निकाल लिया करें, नहीं तो दिन में खेत में काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दिन में थोड़ा टाइम मैं तो 3 घंटा एकदम आराम से नींद होता है मेरा। अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने गोभी की बात कही है कि वो मर रही है गोभी आपकी, तो क्या पत्तों पर क्या निशान आ रहे हैं, कैसे मर रही है? या पानी ज़्यादा हो गया था, या अगर आपने गोभी
कि जो पौधे उसको उखाड़ के देखा है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? वो सूख गया, वो मैंने लेवल बराबर वो सूख के बस ढल के मर जाता है। कितना प्रतिशत है जो नुकसान हुआ है? एक ट्रे में 50 पीस है, तो उसमें 50 में 4-5 ऐसे ही होते जा रहा है। अच्छा। तो इसीलिए तो मैं भी मैंने हमारे इधर लोकेलिटी जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसकी दर में ऑफिस में जाके मैंने कुछ समझा लिया कि वो था ठंडे मौसम का फूल गोभी। अच्छा। हाउस में ऐसे ज्यादातर थोड़े गर्म ज्यादा होता है। तो गलत किस्म का चुनाव हो गया। हाँ, हमारे इधर जो गर्मी है, हमारे इधर वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है हमारे इधर की जलवायु में। तो ऐसे में पौधे में गलन रोग लग जाता है, पौधा गलने लगता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा पानी न दें। हाँ हाँ हाँ। नर्सरी को ज़्यादा पानी न दें, क्योंकि इसमें कोई बीमारी तो है नहीं, सिर्फ पौधा आपका नमी से गला है। सर मेरा तालुका में मैं पहला हूँ, तो और बहुत सारे लोग आते हैं रोज दिन देखने के लिए, 2, 4, 5, 10 लोग आते ही रहते हैं। हम भी आपसे जरूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत इंटरेस्टेड लग रही कि हम लोग बनाए, कि हम लोग कैसे बनाए। मुझे ग्रीन टी भी कहता है इधर सर, मुझे जगह होने के बाद ग्रीन टी वही आ गया। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना सवाल पूछते हैं। हाल ही में हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आया है मुकेश जी का। सर, मुकेश जी जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में इनको सरसों लगाना है, तो इस टाइम में ये कौन सी फसल ले सकते हैं जिससे कि वो फसल तैयार हो जाए सितंबर अक्टूबर में सरसों लगाने से पहले। जब हम ये विचार करें कौन सी फसल ले रहे हैं, तो हमारे को ये पता चल गया कि हमारे पास कितने दिन हैं जिसमें फसल ले सकते हैं। तो जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना है और सितंबर का आधा समझ लें, तो 70-75 दिन हमारे पास हैं। कई फसलें ली जा सकती है। जैसे अगर हम मक्का कर रहे हैं तो हरे भुट्टे के लिए जो ये राजस्थान में देवली टोंक से हैं, तो इसको शहर में बेचा जा सकता है। भुट्टा लोग आमतौर पर काफ़ी प्रचलित है और लोग खाते हैं। तो और सब्जी भी करते हैं, भुट्टे की राजस्थान में सब्जी भी होती है। या फिर बेबी कॉर्न कर सकते हैं जो और भी कम दिनों में तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी भी सब्जियां हैं। सब्जियों के अलावा फसल ही लेना चाहते हैं तो मूंग भी ऐसी फसल है जो 70 दिन में 65-70 दिन में तैयार हो जाती है। उसके अलावा भिंडी अगर इनको पौध मिल जाए तो लगा लें। ग्वारफली सब्जी है वो लगा लें, वो इतने दिनों में तैयार हो जाएगी। एक एमरंथस चौलाई जिसको कहते हैं वो भी लगा लें तो उसके पत्ते तैयार हो जाएंगे। तो कई फसलें हैं जो लगा सकते हैं किसान भाई अपने खाली समय में। तो मुकेश जी, सर की बताए हुए कोई भी फसल का आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फसल के चुनाव से पहले आप उसके मार्केट को ज़रूर देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रीन टीवी। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हाइड्रोपोनिक्स में है, जो हाइड्रोपोनिक्स में पौधे लगाते हैं जी, उनमें न्यूट्रिएंट कैसे किस प्रकार से दिया जाता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपने सवाल में, जिसमें आप हमसे खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, डॉक्टर शिवराज जी से, जो कि राजस्थान के जयपुर में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, डॉक्टर शिवराज जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, बोलिए। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने सवाल पूछा है। हाँ। क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हाइड्रोपोनिक्स में है, जो हाइड्रोपोनिक्स में पौधे लगाते हैं जी, उनमें न्यूट्रिएंट कैसे किस प्रकार से दिया जाता है?
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं अच्छा, और कितनी मात्रा में दिए जाते हैं? ये जो न्यूट्रेंट हैं, जो हमें 13 न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, मेजर, माइनर, सेकेंडरी, इन सब का एक न्यूट्रेंट सॉल्यूशन बनाया जाता है ठीक है सर। और वो हाइड्रोपोनिक का जो पानी है उसमें इंजेक्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से जैसा पानी का पद्धति अपनाते हैं। खड़े पानी में भी होता है, बहते पानी में भी होता है, तो ड्रिप से भी छोड़ा जाता है इस जल में। तो ये सब अलग पद्धति से है, लेकिन जो खाद है जो हमें देनी है पोषक तत्व, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन निर्भर करता है कि हम कौन सी फसल ले रहे हैं, फूल के लिए, सब्जियों के लिए, उस पर। तो अगर आप बताएंगे कि किस फसल के लिए या किस तरह के हैं, तो एक मात्रा बता सकते हैं कि नाइट्रोजन आप किससे देंगे, पोटाश किससे देंगे, फास्फोरस किससे देंगे, सल्फ़र, दूसरे जो सल्फ़ेट के तत्व हैं, कॉपर सल्फ़ेट, जिंक सल्फ़ेट, इनसे मिल जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उसका पूर्ति हो जाती है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैंगनीज, आयरन, ये सब भी इनके सल्फ़ेट से देते हैं। तो कितनी मात्रा में रहेगा, कुछ ppm में सॉल्यूशन बनते हैं, तो मात्रा उस तरह से कर देते हैं। लेकिन मोटी बात यही है कि जितने भी आवश्यक तत्व हैं उनसे एक तो केमिकल्स का भी है, और आजकल ऑर्गेनिक विधि से भी दे रहे हैं, जिसमें हम दूसरे जो स्रोत हैं ऑर्गेनिक, उनका घोल बना करके देते हैं। तो दोनों तरह से होता है, लेकिन आम तौर पर ये रासायनिक विधि से ही पूरे तत्वों की मात्रा चूँकि पता रहती है, तो वो देना उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें हम जो प्रोपोर्शन है वो सही सही बिठा सकते हैं। ऑर्गेनिक में मात्राएं चूँकि निश्चित नहीं होती, तो बहुत सी बार वो संतुलित नहीं हमारा पोषण होता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फिलहाल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मनीष जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, मनीष जी बात कर रहे हैं? हाँ मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैम, नमस्कार, मनीष यादव बड़वा से। जी सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। धन्यवाद आपका। सर, आप खेती करते हैं, किस फसल की? हाँ नहीं मैम, हम तो, हमारा तो व्यवसाय है ईंट भट्टे का जी। हाँ, तो मुझे सूकर पालन और बतख पालन की जानकारी चाहिए थी। जी मनीष जी, देखिए, आप ही के ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जो जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, खंडवा रोड पर ये कृषि विज्ञान केंद्र है और रिसर्च स्टेशन है। तो वहाँ एक पशु पालन विशेषज्ञ होंगे, उनसे पता करें कि वो कब प्रशिक्षण दे रहे हैं, ख़ास करके सूअर पालन पे और डक पे। इसके अलावा पशु चिकित्सालय महाविद्यालय महू में है, वो भी आपसे दूर नहीं है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से भी एक पूरा प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकती है। उनका जो प्रसार विभाग है वो इस काम के प्रशिक्षण को देखते होंगे अवश्य, तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो ये, और यहीं वो बता भी देंगे कि आपको कहाँ से ये पशु प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे कि आप इनके पालन का काम को, उद्योग को आगे बढ़ा सकें। जी जी मैम। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। जी जी मैम, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से, रजत जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, रजत जी बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, बोलिए मैडम। जी सर, आपका सवाल आया है हाल ही में। हाँ मैम, आया था। जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि गन्ने में बढ़वार के लिए क्या डालें हैं।
जी। रजत जी, अभी आपकी फसल कैसी है? बारिश हो गई है आपके यहाँ तो? हाँ सर। तो उसके बाद कुछ बढ़वार हुई है? हाँ सर, बढ़वार तो हुई है, लेकिन मतलब कुछ अच्छा। उत्पादन नहीं हो पाई और बारिश के साथ ही घास फूस भी काफ़ी खेत में आ गई होगी? ना ना, नो सर, नहीं। वो तो हमने बारिश से 1-2 दिन पहले की खुदाई करवा दी थी। बहुत अच्छा किया। अभी समय है अच्छा, पत्ते हरे हैं या उन पे कुछ और भी कोई पीलापन या इस तरह का भी आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो उसमें मतलब कोई पीलापन नहीं है, लेकिन गोब के अंदर ना ब्रीज ब्रीज छोटे छोटे मतलब कीट पतंगे से हैं, जो मतलब जो अंदर से गोब निकलती है, ऊपर से पीली होकर नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, पहले तो यह है कि कीट नियंत्रण करें, और दूसरी बात यह है कि अभी जो समय आ गया है कि आप यूरिया का एक मात्रा दे सकते हैं, क्योंकि पानी भी हो गया। यूरिया की तो हमने 2-3 मात्रा दे भी ली इसको। अच्छा, दे दी है तो ठीक है, क्योंकि अगर पत्ते बहुत अच्छे हरे हैं तो अब मौसम अनुकूल हुआ है और नमी भी आ गई है, बारिश भी हो गई है, तो अब बढ़वार हो जाएगी। यही समय है कि बढ़वार हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो अपना सवाल आप हमें लिख भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए, या फिर फ़ोन पे भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।